सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, रिलैक्स, gently open your eyes। पेपर है आपका योग में अनुसंधान और सांख्यिकी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और क्योंकि यूजीसी नेट आप एग्जाम देंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। साथ ही यदि आप रिसर्च या पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी में ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसी के आधार पर आपकी सारी पीएचडी थीसिस वगैरह, सिनॉप्सिस वगैरह का सारा कंसेप्ट यहीं से लिया जाएगा। तो यूजीसी नेट हो गया, एमए के एग्ज़ाम हो गए आपके, और जो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं योग से रिलेटेड भारत में, अनुसंधान की विधियां तो लगभग सब में सेम ही होती हैं, लेकिन क्योंकि ये योग सब्जेक्ट है तो योग में कैसे कैसे अनुसंधान करने हैं, थोड़े फील्ड बदल जाते हैं, थोड़े जो एरियाज हैं, कह सकते हैं कि जो केस स्टडी हैं वो थोड़े बदल जाते हैं और तरीके थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी जो सिद्धांत हैं वो तो सब में समान ही रहते हैं ऑलमोस्ट, ये समझ के चलिए आप। तो इसलिए ये योग में अनुसंधान और सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इसमें आप पढ़ेंगे, योग रिसर्च पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ मैथमेटिकल भी हो सकता है इसमें रहे, आपको निकालना बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। तो इसमें 5 यूनिट हैं, सब में 5 यूनिट ही होती हैं मोस्टली आपके एग्जाम में। इन 5 यूनिट में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शोध, स्वरूप और समस्या। शोध, इसका अर्थ क्या है, इसके मतलब फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों है, महत्व क्या है इसका, समस्या क्या है, ये सारा आपका इस सिलेबस में है, ठीक है। तो इसके आधार पर ही हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इसमें काफ़ी टॉपिक कवर होते चले जाएंगे आपके। कुछ रहेगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं आपका योग। तो सबसे पहले हम अनुसंधान का, शोध का, अनुसंधान का यहाँ अर्थ समझेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे। कुछ विद्वानों के द्वारा जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ भी लेंगे, और या फिर आपको यहाँ लिख भी सकते हैं अगर चाहेंगे तो। और इसका एरिया क्या है, इसको समझेंगे। तो इसका जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको, कैसे बेसिक आधार पे इसको समझना शुरू करेंगे। तो हमने जो भी आप पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो सुनते हैं, चाहे आप अखबार पढ़ें, चाहे आप कोई भी मैगजीन पढ़ें, चाहे इंटरनेट पे पढ़ें, टीवी में देखें आप कुछ चीज़, रेडियो चैनल पे आप कुछ चीज़ देखें, या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं आप, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं फिजिकल भी, ठीक है। तो कुछ ये सब क्या रहता है, विज्ञान पर आधारित चीज़ें रहती हैं, वैज्ञानिक शोध पर आधारित चीज़ें रहती हैं, और उनसे रिलेटेड जो आविष्कार होते हैं, खोज होते हैं, अन्वेषण सिद्धांत होते हैं, अर्थात रिसर्च सिद्धांत होते हैं, ये शब्द आपने सुना होगा कि हमने ये रिसर्च करके ये निकाला है और इसको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे आप टीवी में देखते हैं, चाहे इंटरनेट पे देखते हैं, चाहे अखबारों में देखते हैं, अर्थात उन चीज़ों का कोई आधार होता है, निराधार नहीं होती कोई चीज़, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वो कहीं ना कहीं से चीज़ों को देखा समझा जाता है और उस पर रिसर्च की जाती है, अर्थात उस पर और खोज की जाती है, तब वो जाके आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो हमारे अंदर, हमारे मन में अपने आप ही जिज्ञासा होती है कि ये जो काम होता है, जो ये पत्रिकाओं का लिखना, अखबारों का छपना, टीवी में चीज़ों को आना, या और बहुत सारी चीज़ों का होना, किताबों का लिखना, छपना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसको हमारे अंदर अगर कोई जिज्ञासु होता है तो उसके अंदर ये प्रश्न हो उठता है, दिमाग में आता है जिज्ञासु के लिए। जो
और विद्यार्थियों के जीवन में और विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ें आती हैं कि ये संभव कैसे होता है ये काम सारा, और इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो आज जो हमारे सामने जितनी भी नई वस्तुएं हैं, जो भी निर्मित होकर आती हैं, जो भी बन के आती हैं, जो भी प्रस्तुत होती हैं, उन्हें हम उपयोग करते हैं। उपयोग करने के साथ साथ हम उसके बारे में अगर जिज्ञासु हैं तो जानने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, उपयोग किया और खत्म कर दिया आपने, मतलब कुछ जान भी नहीं पाते। और जब यदि हम उसकी प्रक्रिया पर ही ध्यान दें, यदि छोटी सी भी चीज आप लें, सपोज आप एक पेन ही ले लें, ठीक है, इस पेन के पीछे भी रिसर्च होगी कुछ, कि भाई इसकी जो कैप है वो कैसी बननी चाहिए, इसका जो ग्रिप है वो हाथ में पकड़ में आनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके, रिसर्च होती है, इंक कैसी होनी चाहिए, इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कितना लिख सकते हैं, कितना नहीं लिख सकते हैं, ये इंक चलेगी नहीं चलेगी, मतलब इतना एक पेन को बनाने में भी काफ़ी रिसर्च लगती है। तब आपके पास एक सामने एक सबूत, ये पेन सामने आता है, तो हम तो लिख लेते हैं, लिख के छोड़ देते हैं, पेन यूज किया, लेकिन उसके पीछे इसकी नींव बननी है, कहीं इसकी फैक्ट्री में इसका सांचा भी बनेगा, खांचा भी बनेगा, इसकी शेप का डिजाइन से पूरा 3D इमेज बनाई जाएगी, उस हिसाब से ये पेन दिखना कैसा दिखेगा बनने से पहले देखा जाता है, कंप्यूटराइज आजकल तो ऐसा रहता है। तो इस तरह से हम बाकी सब चीज़ों को देखते हैं कि उसके पीछे कितना मेहनत लगती है बनने में, किसी किताब को लिखने में, किसी मैगजीन को लिखने में, किसी समाचार चैनल को बनने में, या कोई न्यूज़ को देखने में, या कोई ऐसी चीज़ों को देखने में समय लगता है, मेहनत लगती है, और पैसा तो लगता ही लगता है, बिना पैसे की रिसर्च नहीं होती। तो हम यह सोचने लगते हैं कि इस तरह की जो आश्चर्यजनक कह सकते हैं कि कृति है जो हमारे सामने आई है, वो उसमें इन चीज़ों के अलावा, श्रम पैसा धन के अलावा, आप देखेंगे उसमें कितना दिमाग लगता है, बौद्धिक कौशल उसको कहते हैं। मतलब आपका मस्तिष्क में क्या इमेज बनेगी, क्या, क्योंकि पहले तो आपके मस्तिष्क में इमेज बनती है, किसी भी चीज़ का आप निर्माण करना चाहते हैं, या कोई सपोज आप कोई पुस्तक ही लिखना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में पहले इसका ये होगा कि ये इस तरह की पुस्तक होनी चाहिए, इसमें इस तरह के स्टेप होने चाहिए, इस तरह के चैप्टर्स होने चाहिए, इस तरह को इसको लिखा जाना चाहिए, इसमें प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए, फिर ये वाले चैप्टर होंगे, उन चैप्टर में क्या क्या होगा। तो ये पूरा बौद्धिक कौशल आपका इसमें रहता है, ठीक है। तो बौद्धिक कौशल पूरा का पूरा इसमें चलता है, आपका दिमाग चलता है, बुद्धि का सारा जो जाल है, ताना बाना है, वो बुना जाता है, ठीक है। तो हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमारे बौद्धिक कौशल और हमारी बुद्धि के इस जाल को, इस ताने बाने को, ठीक है, किसका विषय मानते हैं, विज्ञान का विषय मानते हैं, साइंटिफिक होता है क्योंकि। तो इस तरह के काम सारे विज्ञान की उपज माना जाता है, इनको फलीभूत करने के लिए, इनको क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है। तो जो इनको क्रियान्वित करते हैं, जो इनको बनाते हैं, उपज करते हैं इनकी, उनको कुछ कुछ लोग वैज्ञानिक भी कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक क्षेत्र में आप देखेंगे जो भी भौतिक विज्ञानी है, रसायन विज्ञानी है, ठीक है, या जीव जंतु के संबंधित विज्ञानी है, जीव विज्ञानी हो गए, जंतु विज्ञानी हो गए, ऐसे अलग अलग, या मनोविज्ञानी हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे इस तरह के वैज्ञानिक पाए जाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं इन चीज़ों पे, जो बौद्धिक कौशल दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, जीव जंतु के क्षेत्र में काम करने वालों को जीव विज्ञानी और जंतु विज्ञानी कहा जाता है, रसायन क्षेत्र में काम करने वालों को रसायन विज्ञानी कहा जाता है, भौतिक क्षेत्र में काम करने वालों को भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। ऐसे ही आप आगे भी बहुत सारे विषयों में समझ सकते हैं। तो ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, क्षेत्र के वैज्ञानिकों किसी भी क्षेत्र के हों, उन सभी के इस तरह के जो कार्य हैं उसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित एक प्रक्रिया काम करती है, अर्थात उसमें बिना व्यवस्था के, बिना व्यवस्थित सिस्टम के, बिना एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया के, प्रोसेस के ये काम नहीं हो सकता। पूरा एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो
जो वो सिस्टमेटिक प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी चीज को प्रस्तुत करने के लिए, या कोई चीज आपके सामने प्रेजेंटेशन आई, सपोज आजकल जैसे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन ये है, ये पुस्तक होगी, इस तरह का ये चीजें होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो प्रक्रिया जो है व्यवस्थित प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अनुसंधात्मक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, आप अनुसंधान कहते हैं, उसको ही आप रिसर्च कहते हैं, उसको ही आप शोध कहते हैं, उसको ही आप अन्वेषण भी कह सकते हैं, और सारे इसके बहुत सारे वो हैं पर्यायवाची जिनको आप कह सकते हैं। तो जब इस प्रक्रिया को जान लेते हैं आप और जानने के बाद इसका उपयोग करते हैं अलग क्षेत्र में, तो यहाँ आप क्योंकि योग सीख रहे हैं तो योग के विषय में, योग विषय से संबंधित जब आप इस प्रक्रिया का सैद्धांतिक प्रयोग करते हैं और प्रायोगिक जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं और उनका हल ढूंढते हैं। पहले तो आपके पास प्रश्न होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है, प्रश्न का होना जरूरी है, क्वेश्चन होना जरूरी है, समस्या होना जरूरी है आपके पास रिसर्च करने के लिए। अगर समस्या होगी तो रिसर्च पहले टॉपिक समझना पड़ता है कि समस्या क्या है, फिर उसका एक डिजाइन बनाते हैं आप इस तरह से कि किस तरह से हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के जो अनुसंधान के कार्य हैं वो किए जाते हैं, और योग में इसकी क्या संभावना हो सकती है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, अर्थात इसके योग में कैसे इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसकी क्या नीड है योग में, ठीक है, इस तरह से इसकी आप पूरी की पूरी एक सिस्टम आप इसमें समझेंगे पूरे योग के अनुसंधान वाले कार्य में। तो इसके यदि हम डेफिनेट अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो ये देखा जाता है कि जो मनुष्य का इतिहास है, जो मानव जीवन का इतिहास है, तो वो क्या है, वो बेसिकली अनुसंधान के विकास का ही परिणाम मानिए इसको। तो मनुष्य के जीवन का या मनुष्य के विकास का जितना भी इतिहास आप देखें, चाहे वो आप पुरापाषाण काल से लेके और वर्तमान काल तक, ठीक है, जितना भी आप सिस्टम देखेंगे, वो जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ है, बाकी और चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, वो बेसिकली अनुसंधान में डेवलपमेंट हुआ है, उसी का इतिहास है। तो मनुष्य की जो जिज्ञासा है, मनुष्य की जिज्ञासा है और उसकी सत्य जानने की जो प्रवृत्ति है कि ये क्यों होता है। अब देखिए जैसे बेबीलोन है, आप बेबीलोन में ज़्यादातर आसमान क्लीन रहता है, ठीक है, और ज़्यादातर मतलब 12 के 12 महीने आप समझे कि अच्छे से तारे चमकते हैं, अच्छे स्टार चमकते हैं, सब चीज़ें चमकती हैं। तो आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी का बहुत डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ, तारों के बारे में जिज्ञासा हुई कि लोग सोते थे और ऊपर तारे देखते थे, तो बड़े जिज्ञासु हुए वहाँ के लोग। इसी तरह के जैसे यहाँ भारत में इतनी वनस्पतियां हैं, तो वनस्पतियों को देख के बड़ी जिज्ञासा हुई लोगों को, तो आयुर्वेद का जन्म हुआ। इसी तरह से ऊबड़ खाबड़ तट हैं उसके किसके, यूनान के, ग्रीस के जो समुद्र तट हैं, और जोग्राफिकल कंडीशन जो थोड़ी सी डिफरेंट सी है वहाँ पे, मतलब जो टेरेन्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं, तो वहाँ पे जोग्राफिकल फिजिकल जोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह से ज्योमेट्री का कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये ऐसी ही तैयारी होती है इनकी कि मनुष्य की जिज्ञासा हो गई एक तो, और उसको इसके ये उसके पीछे सत्य क्या है, सत्यता जानने की बात हो गई। तो तब जाकर वो अनुसंधान के ऐसी चीज आती है, तब वो अनुसंधान करता है या रिसर्च करता है। तो पाषाण युग से लेके अब तक आधुनिक युग की यात्रा जो है वो अनुसंधान से ही द्वारा ही संपन्न हुई है, या आगे भी रहेगी, अनंत काल तक चलेगी। अर्थात ये कभी न समाप्त होने वाली एक यात्रा है। यात्रा क्या कहें इसको, तो बल्कि महायात्रा कहें आप, ठीक है। तो इसलिए ये अनुसंधान का जो काम है वो जीवन भर चलने वाला है आपके, या कह सकते हैं कि मनुष्य जाति के जब जितने जिज्ञासु बढ़ते जाएंगे उतने अनुसंधान बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। वैसे अनुसंधान का अंग्रेजी में भाषा में इसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च, दोबारा खोजना, ठीक है, रिसर्च कहते हैं। तो वास्तव में बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, रिचर्चे,
रिचर्चे, RECHERCHE, रिसर्च से भी कह सकते हैं इसको, रिचर्चे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है कि देखना, खोज करना, चारों दिशाओं में जाना, किसी चीज को पता लगाना, सत्य की खोज करना, जिज्ञासा के प्रश्न के उत्तर देखना, इस तरह की चीजों में आप इसमें देख सकते हैं। तो रिसर्च का मतलब ये होता है। तो रिसर्च का मतलब नई चीज को खोजना भी हो सकता है, और रिसर्च का मतलब जो पहले से खोजी गई है उसका और क्या रिजल्ट आ सकता है, या और क्या इसमें खोज की जा सकती है, वो भी होता है। दोनों तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम नया सिद्धांत भी ले सकते हैं, और जो पहले से हो गया उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च। तो शब्द से ही जाहिर होता है ये सारी चीजें। तो यदि हम इस शब्द के हिसाब से अर्थ समझें तो इसका मतलब हो जाता है कि अनुसंधान का अर्थ हुआ हमें नए ज्ञान की खोज करना है। तो नए ज्ञान की खोज करना ही रिसर्च कहा जाता है। अनुसंधान शब्द को शोध भी कहते हैं, अनुसंधान को अन्वेषण भी कहते हैं, गवेषण भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनुसंधान को ही रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उन्हीं का ये मीनिंग है। चाहे आप अन्वेषण लिखा मिले कहीं आपको, शोध लिखा मिले, चाहे गवेषण लिखा मिले, चाहे अनुसंधान लिखा मिले, बात एक ही है कि आपको कुछ खोज करनी है, नई चीज का पता लगाना है, नए ज्ञान को आपको उजागर करना है। तो इसमें भी जो शोध शब्द अधिक व्यवहार में आता है, प्रयोग किया जाता है कि मैं शोध कर रहा हूँ, इस पे सीधे शोध कर रहा हूँ। तो व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में शोध शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो ऐतिहासिक अनुसंधान के रूप में किया गया, ठीक है, कि पुरानी चीजों की, पुराने समय की, पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं को खोज करने की जिज्ञासा जब लोगों में हुई, जीवन में आई और समझा उन्होंने, तो तब इसका शोध कार्य का जन्म हुआ। तो यहाँ अनुसंधान का मतलब है कि कुछ प्रश्न होंगे आपके सामने, कुछ समस्याएं होंगी आपके सामने, जो आपके सामने प्रश्न होंगे या समस्या होगी उसका आप एक वैज्ञानिक आधार खोजेंगे, उसको एक वैज्ञानिक आधार पे उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, और उत्तर खोजने में आपको प्रयोग करना होगा वैज्ञानिक पद्धति का, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करना होगा। तो जब आप इसका प्रयोग करेंगे इस आधार पर, तो ये इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो आपने प्रश्न किए हैं, जो समस्या खोजी है, उनका आपको पर्याप्त उत्तर मिल जाए, उनका अनुरूप, उस प्रश्न के अनुरूप या समस्या के अनुरूप उसको एक पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीयता उसकी बढ़े, वैधता बढ़े उसकी, और वो अनुसंधान आपका पक्षपात रहित हो। तो जब आप वैज्ञानिक आधार पर ये काम करते हैं, जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ये काम करते हैं, एक विशेष प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, और तो उस अनुसंधान में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, आपका बिलीफ बढ़ता है, ठीक है, और वैधता उसकी बढ़ती है, प्रमाण हो जाता है वो चीज, और पक्षपात रहित होना चाहिए, ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं या रिसर्च होती है, तो किसी ने भी रिसर्च की होगी, तो आप देखेंगे ये आज के टाइम में तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हैं, हम ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते। पता चला किसी ने सब एआई से कर करके पूरा रिसर्च लिख दी, ठीक है, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, सारा एआई ने किया, तो वो तो भयंकर हो जाएगा। मतलब वो कोई आपका खुद की रिसर्च नहीं होगी, खुद आपको जानकारी उसकी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि मतलब ये बात, अब इसको सत्य मान के चलें कि जो अनुसंधान किया जाने वाला अनुसंधान है, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि हर स्थिति में ये सूचना प्रासंगिक होगी, रिलेवेंट होगी, विश्वसनीय होगी, वैध होगी, या पक्षपात रहित ही होगी। जरूरी नहीं है, ठीक है। मान लें किसी जगह का आपने सर्वे किया कि भाई यहाँ कितने लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, और आपने एक मोहल्ले में ऐसे चले गए जिस मोहल्ले में ज्यादातर लोग ईश्वर को नहीं मानने वाले होते हैं, या नास्तिक होते हैं, या एथिस्ट जो भी होते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उसका निष्कर्ष निकाल देंगे कि भाई यहाँ इस एरिया में
90% लोग भगवान को नहीं मानते हैं या 90% लोग भगवान को मानते हैं। यही चीज मान लिया आपने ऐसी धार्मिक जगहों पे सर्च की कि भाई कितने लोग भगवान को मानते हैं, तो उस स्पेसिफिक जगह के हिसाब से तो आपने रेशो बता दिया। लेकिन जब पता लगा कि भाई भगवान को मानने वाले लोग सिर्फ नहीं मानने वाले लोग सिर्फ इस मोहल्ले में रहते हैं, बाकी जो 10 मोहल्ले हैं उसमें नहीं रहते, और आपने वो सैंपल करके उसको दे दिया रिसर्च करके, तो आपकी रिसर्च पे कोई मतलब सत्यता नजर नहीं आएगी। तो आपको जगह जगह से वो उठाने पड़ेंगे, सैंपल उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां देखा जाएगा। इसी तरह से कोई भी मान लिया आपने देखा कि भाई हाँ, मतलब खाद्य पदार्थों के मामले में आप देखेंगे कि सैंपल लेते हैं कि अच्छा भाई ये चावल है, हाँ एक बोरी में से काट के निकाल लेते हैं कि ये चावल है जी, और मान ले वो बोरी बहुत अच्छी है, बाकी बोरी खराब है, तो आप एकदम गलत साबित हो जाएंगे। साथ में आपका माल भी वापस आ जाएगा, आपकी साख भी गिर जाएगी। तो हमको देखना पड़ेगा कि रिसर्च कैसे की गई है, रिसर्च मतलब अनुसंधान कैसे किया गया, इसमें कोई पक्षपात तो नहीं रखा गया, क्योंकि आप सपोज इस धर्म को फॉलो करते हैं तो उसके बारे में हो सकता है आप ज्यादा लिखें। तो हमेशा संदेह करना, डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाउट करना अनुसंधान को जन्म देता है, ठीक है। ऐसे ही बिना आंख बंद करके किसी चीज को मान लेना वो भी उतना उचित नहीं है। सबसे ज्यादा उचित है कि उस पर थोड़ा डाउट करें, अच्छा ये होता है तो भाई ये ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो इसी आधार पर आप उनके लक्ष्यों की पूर्ति होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, निरीक्षण होता है, आगमन निर्गमन की विधि होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट मेथड्स होते हैं, निरपेक्ष विधियां होती हैं परीक्षण की, और उसमें मूल्यांकन होता है, सब होता है, इवोल्यूशन होता है। जो आपके वो होंगे प्रोफेसर होंगे जिनके अंडर में आप पीएचडी करेंगे, उनके लिए फिर दूसरे पीएचडी वाले जो टीचर्स होते हैं उनको उनको मूल्यांकन करना होता है आपकी रिसर्च का। तो व्यक्ति जब मनुष्य या कोई साधक जो कह सकते हैं कि विद्यार्थी शोध कर रहा है, तो उसका एक तो ये निरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है, और वैज्ञानिक होना चाहिए, और व्यवहारिक होना चाहिए, और एक सिस्टमेटिक मेथड पे आधारित होनी चाहिए पद्धति। तो इसलिए अनुसंधान को अर्थ आप समझिए कि किसी समस्या का हम निराकरण करने के लिए व्यक्ति निरपेक्ष विधियों के आधार पर समस्या का प्रासंगिक, विश्वसनीय, वैध और पक्षपात रहित उत्तर खोजना ही इसका मतलब होता है, अनुसंधान का अर्थ होता है। तो आप अनुसंधान का अर्थ समझ गए कि अनुसंधान का अर्थ किसी समस्या के निराकरण के लिए व्यक्ति निरपेक्ष विधियों के आधार पर समस्या का प्रासंगिक, विश्वसनीय, वैध और पक्षपात रहित उत्तर खोजेगा, ये समझ लीजिए। चाहे आप कोई भी टॉपिक लेंगे जीवन में, रिसर्च करना चाहेंगे तो रिसर्च करने में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका किसी पक्षपात से रहित होना चाहिए आपकी रिसर्च, आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आप न्यूट्रल रह के उसकी रिसर्च करेंगे, ठीक है, और प्रश्न करके करेंगे, और रिलेवेंट होना चाहिए वो टॉपिक से, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेवेंट रिसर्च होनी चाहिए। पता चला आप रिसर्च तो प्राणायाम पर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब और सैंपल ले रहे हैं आप कहीं बस में बैठे हुए लोगों का कि भाई कौन सांस ले रहा कौन नहीं ले रहा, ठीक है, तो वहाँ ऐसे या कौन कैसी सांस ले रहा, तो वहाँ कहाँ से प्राणायाम वो लोग कर रहे हैं, तो रिलेवेंट ही नहीं है। या पता चला आप कहीं और चीज़ों का कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। तो आप नया टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है, किसी तरह का भी। आप जैसे योग के आसन होते हैं, बहुत सारे आसन पशुओं पर होते हैं, ठीक है, जैसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हो गया, अपवर्ड फेसिंग डॉग हो गया, मयूर आसन हो गया। तो आप उन दोनों को कंपेयर करके भी रिसर्च कर सकते हैं कि भाई ये पशुओं के नाम पे क्यों रखे गए हैं, क्या वास्तव में उस तरह की चीज जो जिससे वो फायदा करते हैं अपना अंगड़ाई लेके या स्ट्रेच करके, कि उस स्ट्रेच से जो उनको फायदा होता है वही इंसान को भी होता है क्या,
वो क्यों करते हैं, स्पाइन को ठीक कैसे करते हैं पशु लोग, तो वो आप कंपेयर करके भी रिसर्च कर सकते हैं। तो जिसको पशु प्रेमी होगा वो अच्छे से कर पाएगा उसको, ठीक है। तो इसलिए आप अब मान लिया कर रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे रिसर्च, और ले रहे हैं पशु आप, भैंस को ले लिया या गाय को लिया या बिल्ली को ले लिया आपने, तो वो तो रिलेवेंट नहीं हुआ ना। तो रिलेवेंट करना पड़ेगा, साथ में विश्वसनीय होना चाहिए, आपका वैध होना चाहिए, और पक्षपात रहित भी होना चाहिए। ये अनुसंधान आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया मीनिंग, अनुसंधान का अर्थ ये हो गया आपका। तो यहाँ तक आप बेसिक कंसेप्ट अनुसंधान के बारे में, रिसर्च के बारे में एक समझ चुके हैं कि ये रिसर्च होती क्या है। हमारे पास समस्या होनी चाहिए, समस्या का या प्रश्न होना चाहिए, उसका उत्तर आपको खोजना, और कैसे खोजना है वो आपको इस तरह के आधारों को आपको लेना पड़ेगा। अब कुछ जो रिसर्च करता होते हैं उनके भी कुछ रिसर्च हैं, या कह सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला रिसर्च के बारे में, तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं शोध पर, दृष्टिकोण भी अलग अलग रहे हैं उनके, और ज़्यादातर के तो सबके तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही होंगे निश्चित रूप से। लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा है, जैसे ड्रेवर एक रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि किसी नए ज्ञान की खोज और किसी पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को शोध कहते हैं। किसी नए ज्ञान की खोज करना या किसी पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए, अर्थात उसकी पुष्टि करना कि भाई ये सही है या गलत है, और इस तरह से जो व्यवस्थित रूप से प्रयास किया जाता है उसे रिसर्च कहते हैं, उसे शोध कहते हैं। तो उनका मतलब है कि शोध का मतलब ये हो कि किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान ही रिसर्च है, व्यवस्थित कार्य ही रिसर्च है। इसी तरह से पीवी यंग ने परिभाषा दी है शोध की खोज, शोध शब्द की खोज या पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के अर्थ में उन्होंने ये परिभाषित किया। उन्होंने भी इसी तरह से परिभाषित किया कि शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है, शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप बाद में वीडियो में भी आप लिख सकते हैं बाद में, ठीक है ना, क्योंकि अभी लिखोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो बाद में वीडियो से आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में बोल दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो यह है कि शोध एक ऐसी, उन्होंने कहा, किसने कहा, पीवी यंग ने 2001 में यह बताया कि शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है, और उनके अनुक्रमों, परस्पर संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं और प्राकृतिक नियमों जो उन्हें संचालित करते हैं का अध्ययन किया जाता है। ये पीवी यंग की परिभाषा है। बेस्ट और काहन ने 1992 में परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ अभिलेख और विश्लेषण है, जिसके आधार पर सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है, और जिससे बहुत सारी घटनाएं जो किसी खास क्रिया के परिणाम को नियंत्रित करती हैं उसके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये परिभाषा दी, किसने, बेस्ट और काहन ने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सारी हो जाएंगी आगे चल के, क्योंकि आप परिभाषा समझ लें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं वीडियो में, बस इनका ये लिखना कि किसने कौन सी परिभाषा दी। कई बार परिभाषा नेट, यूजीसी नेट में आ जाती है, या पीएचडी का भी एग्जाम होता है, पीएचडी का कोर्स वर्क का एग्जाम होता है, उसमें भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, उनको डिटेल में भी लिखना होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से। और आजकल तो यूजीसी नेट ही आपको करना पड़ेगा, ये पीएचडी करेंगे तो उसके बड़े फायदे हैं आपका, यदि लेक्चरशिप में आ गया तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो कर्लिंगर ने 1986 में ये परिभाषा दी रिसर्च की कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध नियंत्रित स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध नियंत्रित आनुभाविक और आलोचनात्मक अनुसंधान
जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों और परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ परिकल्पना जो होती है ना, कल्पित संबंध और परिकल्पना जो होती है वो इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप उसको अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि ये ऐसे ऐसे होगा, तो अब ये आपने सेट कर ले कि हाँ इस तरह के परिणाम आ सकते हैं, तो अब आप उस लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। तो एक परिकल्पना बना लेते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं, और उसके आधार पर आपको वही हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए तब रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से उन्होंने अनुसंधान की परिभाषा दी। थियोडोरसन ने 1969 में परिभाषा दी कि किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को शोध कहा जाता है। किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को शोध कहा जाता है। ये कलिंग उन्होंने थियोडोरसन ने परिभाषा दी। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं और आपको देखने को मिलेंगी जब आप पुस्तक पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान शब्द को अलग अलग रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया है, और सारी परिभाषाएं अपने आप में संतोषजनक हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। किसी ने ज्यादा विरोध नहीं किया इसमें। फिर भी लेकिन क्योंकि व्यावहारिक रूप से जो अच्छी परिभाषा मानी जाती है वो कलिंगर की मानी जाती है, कि उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज के लिए निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक और आलोचनात्मक अनुसंधान है। ये उन्होंने बाद में भी एक और परिभाषा दी पहले, ठीक है, 2002 में भी दी, 1964 में भी दी। ठीक है, तो उनकी ये फाइनल परिभाषा आई। क्या आई फाइनल परिभाषा, एक बार और इसको सुन लीजिए। वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक और आलोचनात्मक अनुसंधान है। इसको वैज्ञानिक शोध कहते हैं, अर्थात शोध कहते हैं जो होना चाहिए, अर्थात उसमें आलोचनात्मक अनुसंधान भी होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा कि ये परिभाषा बहुत ज्यादा संतोषजनक है। ठीक है, तो अब यहाँ हम जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे देखते हैं कि हमारा वैज्ञानिक शोध का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषता क्या है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध का स्वरूप और या उसकी विशेषताएं। तो वैज्ञानिक शोध के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें सामने आती हैं। ठीक है, हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। क्या समझना है हमको? अन्वेषण प्रक्रिया, खोज की जो प्रक्रिया है, अन्वेषण प्रक्रिया, एक पहला पॉइंट आता है आपके सामने कि वैज्ञानिक शोध की एक मुख्य विशेषता ये है कि ये अनुसंधान की एक पद्धति है। ठीक है, और ये विशेषता बाकी शोध जो होते हैं जैसे मनोवैज्ञानिक या यौगिक शोध में भी उपलब्ध है। केवल ये वैज्ञानिक या विज्ञान के शोध में नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान में भी है और यौगिक शोध में भी आती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके द्वारा अन्वेषण किया जा सकता है। अन्वेषण मतलब या अनुसंधान किया जाता है, और इस अन्वेषण या अनुसंधान के दो उद्देश्य होते हैं। क्या दो उद्देश्य होते हैं? पहला ये कि इसके द्वारा नए ज्ञान की खोज की जाती है। तो इसकी जो वकालत की है कि जेम्स ड्रेवर हो गए, बेस्ट एंड काहन हो गए, एम मोहसिन हो गए, पीवी यंग हो गए, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस विचार का कंप्लीट समर्थन किया है कि ये नए ज्ञान की खोज होती है, अन्वेषण या अनुसंधान। और कहा है कि शोध
यह अनुसंधान कभी कभी नए ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है और कभी पुराने ज्ञान की जांच के लिए भी किया जाता है, और उसको रीचेक किया जाता है कि भाई ये जो अनुसंधान हुआ ये ठीक है नहीं ठीक है, नहीं तो फिर नया सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पुराने रिसर्च पे भी उस पे भी री रिसर्च कर सकते हैं जो हुई है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अनुसंधान में सुव्यवस्था का गुण पाया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जो अच्छे से की जाती है, सुव्यवस्था उसको बोलते हैं, जो सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। तो शोध एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। एक तो व्यवस्थित होता है और एक क्रमबद्ध होता है, उसका एक क्रम होता है, उस क्रम के आधार पर ही आप शोध करेंगे। तो ऐसा नहीं कि फाइनल रिजल्ट को आप पहले चेक कर लेंगे, वो नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि दोनों तरीके अपनाए जाते हैं, दोनों तरीके, जैसे आगमन निगमन पॉलिसी मतलब पद्धति अपनाई जाती है कि ये फाइनल रिजल्ट ही है, इससे ये फाइनल रिजल्ट आएगा कैसे। ठीक है, या फिर हम शुरुआत करें कि शुरुआत ये करेंगे तो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे। तो हमारे पास दो ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन हमको करना पड़ेगा क्रमबद्ध अध्ययन ही, एक व्यवस्थित अध्ययन ही करना पड़ेगा, चाहे आप मेथड्स कोई सा भी अपनाएं। तो आपको क्या है, शोध में एक कंप्लीट व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा। और व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब ये होता है कि अनुसंधानकर्ता पहले प्राकृतिक घटनाओं के बीच में संबंध के बारे में एक हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, एक परिकल्पना बनाता है, एक परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। और जब वो परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है तो उससे संबंधित उपकरण और यंत्रों की सहायता से उनकी जांच करके सिद्धांत और नियम की स्थापना करता है। तो इस विचार की पुष्टि भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने की है। इसलिए इसमें देखा जाता है कि हमने जब एक हाइपोथेसिस का निर्माण कर लिया है, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो उस आधार पर हम उसकी यंत्रों की, उपकरणों की, उनकी जांच करते हैं, उनके सिद्धांतों का नियमन करते हैं, इस तरह से उनकी स्थापना करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि अनुसंधान जो होता है अनुभविक भी होता है, अनुभव के आधार पर भी होता है। ठीक है, तो जो अनुसंधान में अनुभविकता की विशेषता पाई जाती है, ये एक ऐसा अध्ययन होता है जो अनुभव पर आधारित होता है। आपने जो अनुभव किया, ये अध्ययन भी शोधकर्ता जो होता है उसके व्यवस्थित ढंग से किए गए निरीक्षणों पर होता है और प्रयोगों पर होता है। ऐसा नहीं कि उठपटांग कुछ भी कर ले कि अच्छा प्राणायाम पे रिसर्च कर रहे हैं तो पता चला बीच में किसी और प्राणायाम पे कर ले, बीच में कहीं और प्राणायाम उठा लें कि अच्छा इसमें भी तो सांस ली जाती है, इसमें भी सांस ली जाती है, इसमें भी कुंभक किया जाता है, उसमें भी कुंभक किया जाता है। ठीक है, तो अव्यवस्थित ना हो। पता चला आप नाड़ी शोधन पे कर रहे हैं, नाड़ी शोधन करते करते आप भस्त्रिका भी पहुंच गए कि भस्त्रिका से भी नाड़ी शोधन होता है भाई, वहां पहुंच गए, तो आपका कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ। तो निरीक्षण भी आपको अच्छे से करना है, उनके आधार पर व्यवस्थित ढंग से उनका एग्जामिनेशन करना है, एनालाइज करना है, और प्रयोगों के आधार पर करना है, अर्थात उनमें प्रयोग होना चाहिए। जैसे आइजैक न्यूटन के साथ एक दिन सामान्य घटना घटी। उन्होंने एक सेब के वृक्ष के नीचे विश्राम के दौरान सेब को नीचे गिरते देख लिया। अब इससे उनके मन में जिज्ञासा हुई कि पेड़ के फल नीचे ही क्यों गिरते हैं। तो ये जिज्ञासा उनके सामने आई, अर्थात ये समस्या आई कि भाई क्यों ऐसा होता है। तो क्वेश्चन हुआ, प्रश्न हुआ या समस्या हुई, फिर उनके समाधान के लिए उन्होंने एक परिकल्पना का निर्माण किया। परिकल्पना का निर्माण किया कि ऊपर से छोड़ी गई वस्तुएं हमेशा नीचे ही गिरती हैं। अब ये उनकी परिकल्पना हुई, हाइपोथेसिस हुई कि केवल एप्पल ही नहीं, इसका मतलब तो सब चीजें नीचे गिर रही हैं, हमेशा ही नीचे गिरती हैं, तो ऊपर तो कोई जाती नहीं है। तो इसकी जांच के लिए उन्होंने देखा कि धरती के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाएं आप, ऊपर चले जाएं, धरती के नीचे चले जाएं, धरती के बराबर में चले जाएं, लेफ्ट में चले जाएं, उत्तर चले जाएं, दक्षिण चले जाएं, पूर्व चले जाएं, पश्चिम चले जाएं, किसी भी तरफ चले जाएं, तो छोड़ी गई वस्तु, ऊपर की तरफ छोड़ी गई वस्तु सब नीचे ही आकर गिरेगी। उसका कारण है कि धरती का यह आकर्षण लगता है। तो इसका उन्होंने व्यवस्थित और प्रयोगात्मक अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज निकाला। तो इस तरह से यह अनुभव पर आधारित हुआ कि आपको यह अनुभव हुआ प्राणायाम करते करते, पता चला आपको अनुभव हुआ कि यार ये
मुझे तो बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे डायबिटीज थी या थी, ये तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राणायाम से या सांस लेने से होता है या प्राणायाम से होता है। तो ये एक कल्पना करेंगे आप कि भाई हाँ, इस तरह से अगर प्राणायाम कोई करता है तो उसका डायबिटीज खत्म हो जाता है। फिर उसका आप अध्ययन करेंगे, डायबिटीज पर्सन पे उस पर अप्लाई करेंगे, उसको कराएंगे, प्रयोग करेंगे और रोज उसकी चेकिंग करेंगे कि भाई हाँ, उसकी जांच करेंगे कि भाई कितनी कम हो रही, बढ़ रही है या नहीं हो रहा है, या क्या असर हो रहा है, पहले घट तो नहीं रहा, पहले बढ़ तो नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अध्ययन करना है। तो अनुभाविक आधार पर भी किया जाता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या होता है, चौथा पॉइंट है, नियंत्रण की विशेषता पाई जाती है, कंट्रोल होता है वो आपके। ठीक है, कलिंगर ने भी कहा है कि एक वैज्ञानिक शोध में नियंत्रण की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो जहां जो अध्ययन किया जाता है वो नियंत्रित होता है, अनियंत्रित नहीं होता। इसका मतलब होता है कि शोध के लिए जो निर्धारित अध्ययन अपनाया गया है, उसकी परिस्थिति अपनाई गई है, जो दशाएं अपनाई गई हैं, व्यक्तिगत हो, पूर्वाग्रह हैं, कमियां हैं, उन सब पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। ना तो पूर्वाग्रह होना चाहिए, ना कोई कमियां होना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तिगत ही हो जाए या एक ही दिशा में जाए, चारों तरफ से सोचना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग शोध के उद्देश्यों के आधार पर इस नियंत्रण की मात्रा भी अलग अलग होती है। तो ये नियंत्रण की विशेषता सभी शोधों में तो वैसे मतलब नहीं पाई जाती, लेकिन बहुत ज्यादा अधिकांश शोधों में पाई जाती है। जैसे कि सर्वेक्षण शोध हो गए, क्रियात्मक शोध हो गए, या घटना के बाद जो शोध होते हैं, कोई घटना घटित होती है उसके बाद जो शोध होते हैं, क्योंकि उस घटना पे तो आपका नियंत्रण नहीं, जो हो गई है, लेकिन आगे की रिसर्च पे आपका नियंत्रण होना चाहिए, कहीं गलत ना चीजें साबित हो जाएं। ठीक है, रिसर्च की जाती है इस पर पूरी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक शोधों की आलोचनात्मक प्रकार भी होती है, मतलब वैज्ञानिक शोध आलोचनात्मक भी होते हैं, अर्थात क्रिटिसिज्म होना चाहिए, आलोचना जरूर होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से एक तो होती है बुराई और एक होता है आलोचना या क्रिटिसाइज करना किसी को। तो बुराई और क्रिटिसाइज में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है सबसे बड़ा, जो बुराई होती है उसमें हम दूसरे व्यक्ति का अहित सोच रहे हैं, उसका हित नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उसकी बुराई कर रहे हैं। और जो क्रिटिसिज्म होता है उसका मतलब होता है कि ये हमारे जो जो सामने क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसकी से हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, उसमें हम सुधार चाहते हैं, उससे हम चिढ़ नहीं रहे, उससे हम मतलब उसकी बुराई नहीं चाह रहे, उसका नुकसान नहीं चाह रहे, बल्कि उसके अंदर अच्छे बदलाव आए, जीवन अच्छा, मतलब ये जो सिद्धांत लेके चल रहा है इसको थोड़ा सा अच्छा रिफाइन करे, तो ही उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। अर्थात क्रिटिसिज्म क्या होता है? पॉजिटिव चीजें होती है, और जो बुराई होती है वो नेगेटिव चीज होती है। तो यहाँ इसलिए आलोचनात्मक व्याख्या करें, आलोचनात्मक चीजें करें, इस तरह के प्रश्न आते हैं, रहे हैं आपके एग्जाम्स में, आपने पढ़े भी होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पे आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तब उसमें तर्क बहुत होता है, तर्क कुतर्क तर्क तर्क बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका कोई लॉजिक देना चाहिए, क्या चीजें चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये विशेषता अन्वेषणात्मक अनुसंधान और पुष्टिकारक अनुसंधान दोनों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे भाई राहुल गांधी वोट का निकाल के लाए कि वोट चोरी होती है, वोट चोरी होती है। ठीक है, अब उन्होंने किसी चीज को लेके कुछ उनको लगा होगा, अब उस पर उन्होंने कंप्लीट रिसर्च तो की नहीं है। ठीक है, उन्होंने खुद ही उस पर आलोचना नहीं की है, आलोचना नहीं की तो वो मतलब गलत साबित हो रही है। ठीक है, और अपने पूरी उसका जब इतिहास देखेंगे तो वहां तो सबसे ज्यादा वोट चोरी हुई है, और कोई सिद्धांत नहीं जमते। अगर वोट चोरी होती तो सीट ज्यादा क्यों कम होती बीजेपी की? ठीक है, वोट चोरी होती तो बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस क्यों जीतती? ठीक है, तो अगर वोट चोरी करते तो वो अपनी सीट कम कोई करते, वो तो अच्छे 400 सीट बोली उन्होंने, 400 सीट लेके आते। तो ये थोड़ी क्या होता है कि अनुसंधान की कमी होती है, अन्वेषण की कमी होती है। तो यदि अनुसंधान की कमी रहेगी तो आप झूठे साबित हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे, आपका कोई
मतलब आधार नहीं रहेगा, निराधार चीजें हो जाती हैं। तो एक शोधकर्ता दूसरे शोधकर्ता के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है ज्ञान के आधार पर, उसका वो ज्ञान का समर्थन करता है और खंडन भी करता है और नए ज्ञान को प्रस्तुत करता है। इस तरह से ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो वैज्ञानिक शोध में उपकरणों की आवश्यकता होती है। जब आप वैज्ञानिक शोध करते हैं तो आपको कुछ कुछ उपकरणों की भी जरूरत होती है। तो जो हम चर इकट्ठे करते हैं, वेरिएबल्स इकट्ठे करते हैं, उनकी मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सपोज योग में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास का चिंता स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, या किसी पे भी ऐसे मानसिक स्तर पर, तो विषय पर अनुसंधान करना निश्चित करता है। तो उसी शोध में चिंता के मापन की आवश्यकता पड़ेगी कि चिंता को कैसे मापा जाए। तो ऐसी दशा में उसे चिंता का मापन करने वाले उपकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह के उपकरण हो सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे मतलब साइंटिफिक यंत्र आते हैं, ठीक है, माप करने के, ब्रेन वेव्स माप करने के, कि चिंता हो रही है तो कौन सी वेव्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, या जो भी वेव्स होती हैं माइंड की, ठीक है, उसको बायो फीडबैक कहते हैं। बायो फीडबैक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उसी से आप ध्यान की अवस्था में देखते हैं कि हम ध्यान की अवस्था में हमारा कौन सा माइंड काम कर रहा है, कौन सा लेवल चीज़ें बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो उस आधार पर ये किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है कि इसमें हम मतलब अनुसंधान में उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वैज्ञानिक शोध में वैज्ञानिक अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक शोध में वैज्ञानिक अभिकल्प का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक जो शोध करता है या अनुसंधान करता है, अपने शोध के जो उद्देश्य के अनुकूल एक योजना और स्कीम बनाता है, ठीक है, जिसमें अनुसंधान कैसे किया जाएगा, अनुसंधान में आंकड़े संग्रहण की क्या प्रक्रिया होगी, और आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से, किन उपकरणों के आधार पर, विधि के आधार पर, परीक्षणों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा, उसको शामिल किया जाता है। और फिर आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, ऐसी चीजें इसमें शामिल होती हैं अभिकल्प, वैज्ञानिक अभिकल्प में। तो वो व्यवहार देखना पड़ता है, सिस्टम देखना पड़ता है कि हम जो शोध कर रहे हैं उसका ये आधार क्या होगा, उसका एक सिस्टम क्या होगा। तो इस तरह से वैज्ञानिक शोध में हमको वैज्ञानिक अभिकल्प की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ों का संग्रहण करना, उनका कैसे अनुसंधान किया जाना है, कैसे योजना बनानी है, किस उद्देश्य से बनानी है, वो कैसे अनुकूल होगी हमारे इसके लिए, ठीक है। आंकड़ों को फिर इकट्ठा करना, उपकरणों के आधार पर करना, या कोई भी विधि आप अपनाएं, परीक्षण कैसे किया जाना है, ये सारा सिस्टम आपको देखना पड़ता है। तो ये साधारण चीज नहीं है। तो वैज्ञानिक शोध में वस्तुनिष्ठता का भी गुण पाया जाता है। वैज्ञानिक शोध में वस्तुनिष्ठता की जो विशेषता पाई जाती है, वो विशेषता योग के अनुसंधानों में पाई जाती है, ठीक है। तो योग के अनुसंधानों में पाई जाती है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन से तात्पर्य, उसका मतलब क्या होता है, उस अध्ययन से है जिसमें शोधकर्ता किसी समस्या या विषय वस्तु का अध्ययन पक्षपात, पूर्व धारणा, पूर्वग्रह आदि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित हुए बिना करता है, उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं, ठीक है। अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके साथ ही वैज्ञानिक शोधों की पुनरावृत्ति की जाती है। अगर शोध हो गया, उसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया, नियंत्रण सारी चीजें की आपने, उसको दोबारा से भी आप करें, संचालित करें, सारी सिस्टम को करें, तो उसकी सत्यता क्या है, उसकी जांच करने के लिए बार बार अध्ययन को दोहराया जाता है, बार बार शोध को दोहराया जाता है कि भाई हाँ बार बार देखो सेम परिणाम आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो शोध की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। इसी तरह से वैज्ञानिक शोध में बहुत सारे शोधकर्ताओं के द्वारा उसको सत्यापित किया जाता है, किया जा सकता भी है, ठीक है, कि हम दूसरे शोधकर्ताओं से इसको सत्यापित कर लें जो हमने शोध किया है, जो मतलब एक तरह से उसको वेरीफाई कराएं, सत्यापन कराएं, उसका अटेस्टेशन कराएं, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक गुण माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक में भी बेसिकली अनुसंधान में ये गुण पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसका ये अर्थ हुआ कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है उसकी जांच दूसरे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर कर सकता है। ये है
सत्यापित करना, शोध के अन्य शोधकर्ताओं द्वारा सत्यापित करना। और वैज्ञानिक अनुसंधान में एक बहुत बड़ी चीज पाई जाती है व्यवहारिकता, उसमें व्यवहारिकता होती है। तो वैज्ञानिक शोध में व्यवहारिकता का गुण बहुत ज्यादा होना भी चाहिए और पाया भी जाता है। बिना उसके व्यवहारिक गुण के या व्यवहारिकता के वो शोध कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप व्यवहारिकता का मतलब हो गया कि वो शोध या अनुसंधान सैद्धांतिक होगा, व्यवहारिक रूप से उपयोगी होगा, लाभप्रद होगा। तो इस तरह से ये सारी जो विशेषता बताई है शोध की, शोध में एक होने चाहिए इनके अलावा मित व्ययता का गुण होना चाहिए। सर ज्यादा खर्चीला ना हो, ऐसा ना कि आप पैसा लुटाने शुरू कर दें आपके पास है तो मित व्ययता का गुण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और ज्यादातर वैज्ञानिक शोधों में व्यवस्था का गुण होने के कारण अपने आप ये, यदि व्यवस्थित हो जाता है ना आपका शोध, तो अपने आप ही मित व्ययता आ जाती है। तो मितव्ययी होने का मतलब होता है किसी प्राकृतिक घटना की व्याख्या यथासंभव की जाए, सरल तरीके से की जाए, कोई इसमें आडंबर न जोड़े जाए, नहीं तो बहुत चीजें खर्चा हो जाता है। ठीक है, मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी के गुण होने चाहिए आपके अंदर। कम समय लगे, समय का भी मितव्ययता होता है, पैसे की भी मितव्ययता, कम श्रम लगता है, कम धन लगता है, कम समय लगता है, सब में मितव्ययी का गुण। मतलब मितव्ययी का मतलब एक साइड नहीं है, कई साइड है। तो इस तरह से आप इन वैज्ञानिक शोधों को कर सकते हैं, अर्थात रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए रिसर्च की जो है विशेषता, ये बहुत ही अंशों में, बहुत ही चीजों में योग में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ा मतलब संबंधित शोध में पाई जाती है योग से रिलेटेड। ठीक है, समय भी बचे, आपका श्रम भी बचे, पैसा भी बचे, तो सब चीज बचनी चाहिए। इसलिए शोध करते समय आपको मितव्ययी का आपके अंदर गुण होना चाहिए, या शोध के अंदर मितव्ययता का गुण होना चाहिए। क्लियर है? तो विशेषताओं तक याद रखते हैं। आज आपका, कल आपका, या नेक्स्ट क्लास में जब भी करेंगे, कल करें या दिन में करें या शाम को करें, अनुसंधान का क्षेत्र देखेंगे कि क्या क्या मतलब रिसर्च के एरियाज हो सकते हैं या रिसर्च क्षेत्र हो सकते हैं। आप योग कर रहे हैं तो योग के आधार पर ही आपको समझेंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ये जो टॉपिक्स आपका होगा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपको पीएचडी करने में काम आएगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में काम आएगा, लेक्चर बनने में काम आएगा। आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कीजिए। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले छोड़ के जा सकते हैं, और प्रश्न होंगे तो लिख कर रखिएगा, बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए 2-3 मिनट में शुरू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाला क्लास।